पाकिस्तान चीन के करीब और अमेरिका से दूर खुद से नहीं हुआ। पाकिस्तान को खुद से दूर भी अमेरिका ने किया है और चीन के करीब भी अमेरिका ने। पाकिस्तान को पुश किया गया है। जब एक मुल्क के पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो वो गिवन ऑप्शंस में से अगर कुछ ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो फिर वो गिवन ऑप्शंस में से ही कुछ चूज करता है। तो जिस वक्त आप अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान को पुश आउट करेगा अपनी लीग से, अपने कैंप से, और पाकिस्तान को छोड़ेगा, पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा, उसके साथ डील नहीं करेगा, उसके साथ बैठेगा नहीं, तो ऑप्शन क्या रह जाता है कि एक और मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन यही है कि आप उसका हाथ बढ़ाएं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार कोशिश करता है कि खबरों को तह तक आप तक पहुंचाए और ये समझने के लिए मैं कुछ जानकार लोगों से और जहां से खबर होती है वहां से ही किसी न किसी अहम शख्सियत से बात करने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान में जो तब्दीली आई हैं, हमारी आप एक रिपोर्ट देख चुके हैं जब इमरान खान के खिलाफ एक एंटी टेररिज्म लॉ के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो खबर आप देख चुके हैं। अब मैं इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी हमारे आज खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुकदमा कहां तक पहुंचेगा। क्या जो अवामी सपोर्ट इमरान खान के साथ है उसके बावजूद क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा पाएगी? क्या वहां के लोग उस तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे जैसे वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पे हमने देखा? चूंकि अब ऐसे कुछ कई मुल्कों में हालात हो रहे हैं कि कुछ लीडर्स के सपोर्टर्स वायलेंट हो जाते हैं। अभी जो आखिरी धमकी दी गई थी वो ये थी कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। ये इमरान खान के सपोर्टर्स ने धमकी दी थी। ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में अब क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? ईसा नकवी साहब हैं जो हमारे सवालात का जवाब देंगे। ईसा नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे किसी भी किस्म के ताल्लुकात हों, लेकिन मैं समझता हूं जर्नलिस्ट को काम करना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए, लोगों तक अनबायस्ड चीजें पहुंचनी चाहिए। इसी कोशिश के तहत मैंने आपसे दरखास्त की है। आप बताइए ईसा नकवी साहब कि आप इस वक्त जो टकराव है इस्लामाबाद में हुकूमत का, जिसको इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं इमरान खान, और इमरान खान का खुद और उनके सपोर्टर्स का ये जो टकराव है, इसको आप किस तरह से देखते आजमी साहब देखें, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो साउथ एशिया के ममालिक हैं, प्रिटी मच एक जैसी सूरत हाल होती है। जब सियासी मारामारी की होती है, बहुत सारी चीजें आपने अपने इंट्रोडक्शन में मुझे बताया कि आप अपने रिपोर्टर, अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कर चुके हैं एक रिपोर्ट के पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इंडिया में भी अगर सूरत हाल हो तो जब एक सियासी दंगा चल रहा होता है और मारा मारी वाली सूरत हाल होती है, वही कुछ हम इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में देख रहे हैं। और जो जिस किस्म की कॉल्स हैं, देखिए मॉब जो होता है, जो जत्था है, जत्था फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। लीडरशिप जो है वो एक हद तक कंट्रोल कर सकती है किसी भी मुल्क में आवाम को, लेकिन जब आवाम अपनी चीजें और मामलात अपने हाथ में लेते हैं तो फिर शायद उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामलात उस नहज पर नहीं जाएंगे और उससे पहले जो है वो मामलात हल की तरफ चलने लगेंगे। फिलहाल जो हमारे सामने सिचुएशन है उसमें मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा एज इमरान खान साहब को है वो जो मामलात संभल नहीं पा रहे, टैक्सेस जो हैं वो, उनकी जो सूरत हाल है, जो महंगाई है, और वो पूरी दुनिया में है। लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि क्योंकि लोगों का जो मुआश है वो उतना बेहतर नहीं है, जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो 1250 से 1300 डॉलर सालाना के ऊपर है। आप का मुल्क जो है वो 2000 से शायद थोड़ा सा ऊपर है। तो उसकी वजह से लोगों की जो कैपेसिटी है वो चीजें खरीदने की, अपनी गुजर बसर करने की, वो बहुत मुश्किल है। तो ये वो सारे लोग हैं जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ला महला वो हुकूमत के साथ तो नहीं होते। जो भी शख्स जो है जिसके मसाइल हैं,
जिसको अपना रोजगार चाहिए, जिसके अपने दिन के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महीने के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, वो हमेशा अपोजिशन जो उनकी बात कर रही होती है, सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रही होती, उसके साथ होती है। लिहाजा इमरान खान की जो सपोर्ट बेस, एक तो अपनी उनकी फैन फॉलोइंग है, एक उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल सेकंड ईयर लीडरशिप है, थर्ड ईयर लीडरशिप है, उनके अपने इलाके हैं, वहां पर एक सपोर्ट है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इमरान खान के साथ इस वजह से जुड़ी है क्योंकि मार्च 8 मार्च को रेफरेंडम के खिलाफ आया और अप्रैल में हुकूमत चेंज हुई। उसके बाद जो महंगाई का तूफान है, जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, वो बहुत ज्यादा है। 42% के करीब है महंगाई की शरह पाकिस्तान में गुज़श्ता एक महीने में। जो खाने पीने की चीजें हैं वो खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये शायद वो वजह है जिसने सूरत हाल को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ज्यादा गंभीर बना दिया। अब आप ये जो मुकदमा है ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का है। एंटी टेरर लॉ के मुताबिक उनको कई साल की जेल हो सकती है। इस किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं इस्लामाबाद से। आप वहां बैठ करके क्या महसूस कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ इतना रिस्क ले पाएंगे कि जो अवामी सपोर्ट उनको नजर आ रही है, उनकी रैलियों में जिस तरह से पब्लिक मौजूद है, क्या ऐसे पॉपुलर लीडर के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा पाएगी सरकार के जेल भेज दे? देखें, ये केस जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल वेंडाटा की या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के ऊपर सवाल जरूर उठाया जा सकता है, लेकिन क्या वो दहशतगर्दी है? ये जाहिर है कि एक मामला है पूरी दुनिया में जहां पर अदालती निज़ाम उतने मौसर, उतने मजबूत नहीं है। ग्लोबल साउथ की बात कर रहा हूँ, वो ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं, वो ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक कहलाते हैं, जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं, जहाँ की अदालत का और इंसाफ का निज़ाम बहुत बेहतर नहीं है, वहां पर ये मामलात होते हैं। वहां पर जो सियासी हरीफ हैं उनको विक्टिमाइज किया जाता है, अपने जो पॉलिटिकल वेंडाटा है उसको निकाला जाता है। ये पूरी दुनिया में होता है। पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं ममालिक में शामिल है जहां पर इस किस्म की एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं। इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने एक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद के ऊपर केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं ज़ेबा, उनके हवाले से कहा कि हम आपके ऊपर भी एक्शन लेंगे। ये है गुफ्तगू का वो हिस्सा जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत के इस बयान से दहशत फैली है, लोग टेरराइज हुए हैं। पुलिस और जो सरकारी अफसरान हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब का डर और खौफ उनके दिमाग में बैठ गया। लिहाजा इनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिया जाए। अच्छा, ये केस जो है ये बिल्कुल मजबूत नहीं है। कानूनी ग्राउंड्स की बात करें, पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो 1997 से मौजूद है, 1997 से। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब जाहिर है कि दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर मुख्तलिफ कवानीन को गलत इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी इस कानून का जो एटीए कहा जाता है, एंटी टेररिज्म एक्ट, जो 7 ATA है, इसका गलत इस्तेमाल होता रहा और फिर उसकी शिकायत हमारी लोअर जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में आती रही, मुख्तलिफ कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2019 अप्रैल के महीने में एक केस टेकअप हुआ हेयरिंग के लिए और उन्होंने मुख्तलिफ जो पटिशंस दायर की गई थी उनको कंपाइल किया और उसकी हेयरिंग शुरू की। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खान खोसा साहब। उन्होंने इसका जजमेंट जो है वो पास किया 30 अक्टूबर 2019, 2019 30 अक्टूबर को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। केस ये था कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि कानून के मुताबिक उनका जुर्म जरूर है, लेकिन जुर्म जो है वो दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता, दहशतगर्दी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। लिहाजा इसका तदारुक किया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया 30 अक्टूबर को और उन्होंने कहा कि जो कानून है एंटी टेररिज्म एक्ट, इस कानून में एक सेक्शन 6 मौजूद है। सेक्शन 6 तारीफ करता है कि दहशतगर्दी कहते किसको है, और उस दहशतगर्दी की तारीफ पर, डेफिनेशन पर अगर कोई मुकदमा पूरा नहीं उतरता, अगर किसी शख्स का एक्ट, किसी शख्स का जुर्म पूरा नहीं उतरता, तो किसी सूरत उस पर 7 ATA का पर्चा यानी कि केस फाइल नहीं किया जा सकता। फिर उस जब आप तारीफ में जाते हैं तो आप वन बाय वन जब उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस
एक डेमोक्रेटिक राइट के तहत एक रैली लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने जो वहां पर गुफ्तगू की वो उनका जमहूरी हक है। और इस सेक्शन 6 में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मजहबी पार्टीज हैं और उसके अलावा किसी भी जमहूरी ज़ाब्ते के तहत कोई शख्स अपना राइट इस्तेमाल करता है, उस पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। ये सेक्शन 6 जो है 788 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो वो जो तारीफ दहशतगर्दी की है, उस पर तो ये पूरा नहीं उतरता। जो मेरिट्स ऑफ द केस है वो बहुत वीक है। लिहाजा मुझे नहीं लगता ये बाकायदा एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट का इतलाक करते हैं, दफा लगा देते हैं, चार्जेस लगा देते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो कोर्ट है उसने रिमांड देना होता है। वो रिमांड इस केस में जो मुलजिम है उसका रिमांड कम से कम 15 दिन का दिया जाता है फिजिकल रिमांड, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का। तो अगर आप एक किसी लीडर के जहन में ये डाल देंगे, उठा लेंगे, बाद में कोर्ट ने केस फारिग कर देना है, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर देना है केस को। लेकिन वो जो 15 दिन आपने गुजारने हैं पुलिस की कस्टडी में रिमांड के दौरान, वो एक जाहिर है कि खौफ ज्यादा करने वाली बात है। फिर इसमें अगर जो जुर्म सरजद हुआ है, जो दफात लगाई गई है, अगर उसकी सजा 3 साल से जायद है, तो फिर उस सूरत में वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है, यानी कि उसकी जमानत नहीं की जा सकती, उसको बेल भी नहीं मिलेगी कोर्ट से। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशराइज करने का टैक्टिक है, और इसके तहत इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, जो कि मुसलसल रैलियां निकाल रही है, जलसे कर रही है, बड़े बड़े पावर शो कर रही है, और लोगों में जाकर उनका जो नैरेटिव है वो बिक रहा है, लोग तस्लीम कर रहे हैं उनकी बात को, उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं लोग। उसकी वजह से वो इमरान खान के ऊपर दबाव डाल के उनको लाना चाहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर, एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के इमरान खान साहब पे दबाव डाल के आपको नाअहल कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। ये कहा जाए कि आप इस मुतालबे से पीछे हट जाएं फ्रेश इलेक्शन के, और चीज़ों को चलने दें, हुकूमत के लिए मामला मुश्किल ना बनाएं, और अगले साल तक आप इंतजार करें फ्रेश जनरल इलेक्शन। अच्छा, नकवी साहब, एक बात जो बहुत ही अहम देखने में आई वो ये कि इमरान खान बार बार भारत की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने किसी एक आध रैली में तो एस जयशंकर की कोई वीडियो भी ऐसा सुना कि वो वीडियो भी सुनाई। पाकिस्तान के किसी लीडर के मुंह से भारत की इतनी तारीफ अब से पहले कभी नहीं देखी गई एक लंबे अरसे से। मुझे याद आता है कि जब गालिबन पहली बार नवाज शरीफ जीते थे, उस वक्त यह कहा गया था कि शायद पहला पाकिस्तान का इलेक्शन है कि एंटी इंडिया प्लैंक पर नहीं जीता गया। अब ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की इतनी तारीफ, जितनी तारीफ हम, हाँ, हालांकि हम भी यहां महसूस कर रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, एस जयशंकर बहुत ही असर्टिव तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या एंगल है इस इतने तारीफ में एक दुश्मन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर? क्या ये आसान नहीं है इल्जाम लगाना कि ये इंडिया के एजेंट हैं? ऐसी ऐसी चीजें मैं ढाका में भी सुनता हूं और इस्लामाबाद में भी ऐसे इम्कान हैं। आपको क्या लगता है कि ये तारीफ क्या है? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया का एजेंट होना ये वाहिद इल्जाम है जो इमरान खान के ऊपर लगाए, तो ये लॉफेबल होगा। लोग हंसेंगे इस बात पे। बड़ी उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के हवाले से, वो क्या करते रहे, उनकी गुफ्तगू मौजूद है। वो नरेंद्र मोदी के हवाले से जिस बात अपने ट्विटर के ऊपर बयान करते थे वो आपके सामने है, मुझे पता है, मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है, उनके दौरे हुकूमत में क्या होता रहा वो भी सबके सामने। तो इंडिया के साथ इमरान खान साहब को उस तरीके से जोड़ना या उसको इस्तेमाल करना सियासी तौर पे मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन हो भी तो बहुत मुश्किल जरूर है, निहायत मुश्किल है ये कि इमरान खान के ऊपर ये टैग लगाया जा सके, क्योंकि उनके दौर में, उनके तमाम वक्त में कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि जो सपोर्ट करे इस आर्ग्यूमेंट को। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो तारीफ की आपने बात की, वो जाहिर है कि कोई प्ले अप करना चाहे तो वो ये कह सकता है कि वो इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन काज़मी साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें इसको देखने की इस पर्सपेक्टिव से जरूरत है कि इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफ नहीं की। उन्होंने, जाहिर है कि इंडिया बहैसियत मुल्क और उसके अवाम या उसके लोग
वो कोई काबिल नफरत तो नहीं है। मैं 9 मरतबा मुझे इंडिया आने का इत्तेफाक हुआ, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त मौजूद हैं। हमारा हम मेरे जो आबा व अजदाद हैं वो इंडिया में रहते रहे, हम वहां से माइग्रेट हुए, मैं उन जगहों पर गया। अ, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे यहाँ कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है एक दूसरे के दरमियान, तो इंडिया इन इटसेल्फ तो वो नहीं है। जब बात आती है कि नरेंद्र मोदी और उनकी रिजीम, उसकी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के हवाले से भी ये बात है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक बात है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो हमने गुज़श्ता लास्ट 5 to 6 मंथ्स में देखा, जिसमें इंडिया ने अपने कार्ड्स को प्ले किया है। इंडिया ने अपने साइज को, अपनी इकोनॉमी के साइज को, अपनी पॉपुलेशन को, और जो इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की, उसको इस्तेमाल किया है। जो राइवलरी है, लड़ाई है चीन और अमेरिका की, उसको इस्तेमाल करके वेस्ट को और अमेरिका को ब्लैकमेल किया है। और जाहिर है कि मैं तो उसके लिए ब्लैकमेल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में तो उससे बेहतरीन पॉलिसी नहीं हो सकती। आपने किया क्या? आपने क्योंकि आप चाइना के खिलाफ अमेरिका का सबसे अहम मोहरा है इस रीजन में, क्योंकि साइज के एतबार से चाइना के साथ करीब अगर कोई टक्कर के करीब आ सकता है तो वो इंडिया है। हालांकि मेरे ख्याल में डिफेंस की बात की जाए, फोर्सेस की बात की जाए, इकोनॉमी की साइज की बात की जाए, तो चाइना वो कहीं आगे है। लेकिन मुकाबले करने की अगर कोई सलाहियत रखता है मुल्क, तो वो इंडिया है। इस चीज को उन्होंने इस्तेमाल किया बड़े खास तरीके से अपनी फेवर में, और कंसेशंस। अमेरिका जो है वो हर वो मुल्क जो रूस से तेल खरीदना चाहता था, हर वो मुल्क जो रूस से असलहा खरीदना चाहता है, उस पर पाबंदियां लगाता है। उनका कानून मौजूद है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा की सैंक्शंस। अब बताएं मुझे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपने भी खरीदा, तुर्की ने भी खरीदा, तुर्की पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। तो ऐसा कौन सा गुण है आप में जो आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगी? हालांकि आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जो क्वाड है, आप उसका हिस्सा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का आप उसका हिस्सा है, आप अमेरिका के बड़े क्लोज पार्टनर हैं, और लेकिन आपके ऊपर पाबंदी इस वजह से नहीं लगती क्योंकि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस पोजीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्ट को आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी फला फला चीज में हिमायत चाहिए, हमारी सपोर्ट चाहिए, तो फिर हम अपना डिस्काउंटेड प्राइसेस पे रूस से तेल खरीदेंगे। मुझे अंदाजा है जो आपकी जामनगर की ऑयल रिफाइनरी है वहां पर, रिलायंस जो है वहां पर, उसके बाद जो आपकी दो और स्टेट ऑयल कंपनीज हैं वहां पर, मुख्तलिफ रशियन जो एरियाज हैं वहां से तेल जो है वो अमरीकी जहाजों के ऊपर लाद के लाया जाता है। आप उसको रिफाइन कर रहे हैं, कुछ खुद रख रहे हैं और कुछ को री एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इस कनाल के रास्ते वापस अमेरिका और यूरोप भिजवाया जा रहा है। तो ये एक स्मार्ट आप समझ सकते हैं कि मूव था कि इंडिया ने अपने कार्ड्स को, अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किया, और इस चीज का को पॉइंट आउट कर रहे हैं इमरान खान के। देखें कि उन्होंने आजादाना फैसला किया, अगर वो अमेरिका के दबाव में आ जाते, स्टेड फास्ट ना रहते। मैं देख रहा था कि अभी आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे गालिबन, ही वाज इन बैंकॉक, और बैंकॉक में 75th आपकी एनिवर्सरी थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम होने की। वहां पर जब इंडियन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, मैंने बड़ी तफसील से उसको पढ़ा, और उनसे ये सवाल हो रहे थे जयशंकर से कि किस तरीके से इंडिया ने ये मैनेज किया, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम बड़ी स्टेडफास्ट हमने पोजीशन ली और उस पर डिफेंसिव के ऊपर नहीं गया इंडिया। तो आई थिंक दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इमरान खान इज पॉइंटिंग आउट। इमरान खान जो तारीफ कर रहे हैं वो उस स्पेसिफिक मामले की बात कर रहे हैं जहां पर रूस के हवाले से यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका और उसके एलाइज पूरी दुनिया पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। इस तरीके से इंडिया ने खुद को बचाया, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप अपनी सफारती चालों को कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, और इमरान खान ने उसको पॉइंट आउट। अच्छा, इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका मुस्तकबिल क्या है? जैसा कि अभी पंजाब में बाई इलेक्शन में उनकी हुकूमत बनी, हालांकि बीच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हुआ था, 2-3 दिन के लिए एक चीफ मिनिस्टर बने थे, आपके यहाँ की अदलिया ने वो बदल करके वापस इमरान खान की पार्टी को वो हुकूमत दिलाई। तो अभी क्या इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद को इंपोर्टेड ही हुकूमत मान करके ये समझ रही है कि आने वाला इलेक्शन वो नहीं जीत सकेगी, या
इमरान खान की क्या फ्यूचर क्या लगता है? क्या फिर से, क्योंकि जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है रैलियों में इमरान खान की, उसमें ऐसा लगता है कि शायद जैसे ही इलेक्शन होंगे वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आपका अपना असेसमेंट क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अगेन इसको एग्जांपल इंडिया की दूंगा कि सेंटिमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के जज्बात और तरीक़ा कार लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। किसी न किसी मामले पे हमारे रिएक्शंस भी एक जैसे होते हैं। जो शख्स अकेला रह जाता है उसके लिए हमारे यहाँ हमारे लोगों में एक सिंपैथी आ जाती है, उसके लिए हमदर्दी होती है, लोग उसका साथ देना चाहते हैं। अगर बढ़कर नहीं दे सकते तो दिल में उसके हवाले से कम महसूस करते हैं। यही सूरत हाल इमरान खान की। इंप्रेशन ये है अब इस वक्त, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान की जो बनी है, वो ये बनी है कि इमरान खान का अब इंप्रेशन किया है कि ये सब इकट्ठे हो गए। ये सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वो तो हर वक्त दस्तों गिरेबान रहते थे, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में ये सारे इकट्ठे हो गए। तो उस बात की वजह से लोगों का सेंटिमेंट इमरान खान के साथ है। दूसरा, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मुआशी हालात है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो इस वक्त यहाँ पर लोड शेडिंग का भी मामला चल रहा है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो एक ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आते हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ। और मैं, आपने जो पहले क्वेश्चन किया जो इस हवाले से, कोर्ट के हवाले से और केस के हवाले से, दोस्तों मुझे एक बड़ा जबरदस्त जो है वो एक बात मशहूर है वो याद आ गई। अगर आप इजाजत दें तो मैं जी जी सुना जी, देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दफ जो कहानी शुरू होती है ना, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ जी टाइम जो है ना, वो एक दफा का जिक्र है। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था, उस बादशाह का एक बहुत प्यारा वजीर था। वजीर से बादशाह बहुत मोहब्बत करता था, उसको वजीर आजम बना दिया। वजीर आजम बादशाह की हर बात मानता था, उसका हर हुक्म बजा लाता था, उसके हर काम को फैसिलिटेट करता था। लेकिन एक दिन ये हुआ कि वजीर आजम से बादशाह की शान पर गुस्ताखी हो। उसने बादशाह साहब की किसी बात को दुरुस्त नहीं तरीके से उसके ऊपर काम नहीं किया, तो बादशाह को आ गया गुस्सा। बादशाह ने कहा कि वज़ीर आज़म को बुलाओ। उसने दरबार सजाया, बाकी वजीर मशीर सबको बुलाया और बुला के अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि इसको उठाकर मेरे खूंखार कुत्तों के आगे डाल दो, जो जंगली कुत्ते हैं, कि वो इसको नोच के फंपोड़ के खा जाए। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज। बादशाह ने कहा कहो। बादशाह को उसने कहा कि देखें, मैंने आपकी 10 साल खिदमत की, आपका ख्याल रखा, आपकी हर बात मानी। मैं मरने से पहले 10 दिन आपके कुत्तों की भी खिदमत करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, 10 दिन के बाद दरबार दोबारा लगेगा, 10 दिन तक तुम मेरे कुत्तों की खिदमत करो। तो वो वजीर गया, उसने उसके कुत्तों को अपने हाथ से गोश्त के टुकड़े खिलाए, उनका ख्याल रखा, उनको वॉक करवाई, उनको नहलाया, उनके मसाइल हल किए कुत्तों के। 10 दिन के बाद दरबार दोबारा लगाया गया। तो बादशाह ने एक बड़े पिंजरे में उसको, वजीर को खड़ा करके, कुत्ते जब लाए और कुत्ते छोड़े तो वो आके उसके पैर चाटने लगे। जब वो उसके पैर चाट रहे थे तो फिर वो मुस्कुराया वजीर, और उसने बादशाह सलामत को कहा, देखे बादशाह सलामत, मैंने 10 साल आपकी खिदमत की और आपने कहा कि इसको कुत्तों के आगे डाल दो। मैंने 10 दिन कुत्तों की खिदमत की और वो मेरे पाँव चाट। तो अचानक बादशाह ने कहा कि मैं बात से तो तुम्हारी बहुत मुतासिर हुआ हूँ, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे शेरों को लाओ और इस वजीर को जो है वो शेरों के आगे डाल। तो इस कहानी से सबक हमें ये मिलता है कि जब बादशाह जो है, जो रियासत है, जब हुकूमत जो है, जो पावर्स दैट की हैं, वो ये फैसला कर लें कि इसको मारना है, तो फिर वो कुत्तों से मारना है या शेर से मारने से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तो ये फैसला हो चुका कि इमरान खान साहब जो है वो उनका उनको उनको दहशतगर्दी वाले पर्चे में डालना ही डालना है और उनको सजा देनी ही देनी है, फिर शायद हो जाए ये मामला, अदरवाइज ये मामला मुश्किल। तो ये फैसला इस्लामाबाद का हो सकता है या वॉशिंगटन का? देखिए, ये जाहिर है कि कभी चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती। आपको कभी भी एक पेपर के ऊपर कोई बंदा अगर कैमरे के सामने बैठकर कहता हुआ तो नजर नहीं आएगा ना कि ये है। इस वक्त हमें तो ये समझ आती है कि जो अमेरिका का जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो ये है कि चीन के जो करीब ममालिक हैं, जो चीन को सपोर्ट कर सकते हैं, जो चीन जिनके बलबूते पर अपनी पावर को बढ़ा सकता है, उन ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें हों, उन ममालिक में सूरत हाल अच्छी ना हो, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। अमेरिका ये चाहता है, ये अनाउंस्ड एजेंडा है, ये वो कोई बात मैं ऐसी नहीं कर रहा जो मैं जो उन्होंने खुद ना कही हो। आप स्टेट डिपार्टमेंट में जो जो बाइडेन ने गुफ्तगू की थी 4 फरवरी को लास्ट ईयर,
वो निकाल कर देखें। जो उनका पहला प्रेस इंटरेक्शन हुआ था, गालिबन 65 डेज के बाद उनका पहला इंटरेक्शन हुआ, वो उनकी गुफ्तगू सुने। जो G7 ममालिक ने कार्बस बे में बैठकर जो बात की थी लास्ट ईयर 12 जून को, उसका हैंड आउट देखें। और अभी श्लोस अल्माओ में जर्मनी में आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो भी गए हुए थे, वहां पर उनकी भी मुलाकातें हुई। उसकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें देख लें कि उनका टारगेट है चीन, और चीन को टारगेट करने के लिए जाहिर है कि वो फिर जो चीन के एलाइज हैं उनके साथ इस किस्म के काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको कभी भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नजर नहीं आएंगी, इसमें ग्रे एरियाज हमेशा मौजूद है। अच्छा, एक तकरीबन आखिरी सवाल इस हवाले से, वो ये कि आज़ादी के बाद मुल्क जब तकसीम हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो शुरू में भारत उस वक्त के सोवियत यूनियन के ब्लॉक में गया और पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में गया। अब पाकिस्तान में अवामी सतह पर जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनमें निस्बतन अमेरिका से नफरत जाहिर नजर आ रही है, जिस तरह से वो नारे लगा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, और वो इस हद तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान कुछ डॉलरों में बिक जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कौन से फेज में है? क्या ये अमेरिका के ब्लॉक से या अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर आने के रास्ते पर है, या ये कुछ टेम्परेरी फेज है? मेरा ख्याल है कि ये वॉलेटाइल फेज है, ये बड़ी फ्लूइड सिचुएशन, ये तब्दील हो रही है। और यहाँ पर यानी कि मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखता हूँ, 18 साल से मैं कवर करता हूँ प्रैक्टिकल। और उससे पहले की चीजें जाहिर है कि हम देखते थे, और बाद में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा भी। पाकिस्तान चीन के करीब और अमेरिका से दूर खुद से नहीं हुआ। पाकिस्तान को खुद से दूर भी अमेरिका ने किया है और चीन के करीब भी अमेरिका ने। पाकिस्तान को पुश किया गया है। जब एक मुल्क के पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो वो गिवन ऑप्शंस में से, अगर कुछ ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो फिर वो गिवन ऑप्शंस में से ही कुछ चूज करता है। तो जिस वक्त आप अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान को पुश आउट करेगा अपनी लीग से, अपने कैंप से, और पाकिस्तान को छोड़ेगा, पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा, उसके साथ डील नहीं करेगा, उसके साथ बैठेगा नहीं, तो ऑप्शन क्या रह जाता है? एक और मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन यही है कि आप उसका हाथ मिलाएं। पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, अब उसका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका के आपस के ताल्लुकात के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक अमेरिका की चीन के हवाले से और अमेरिका की इंडिया के साथ पॉलिसी के हवाले से। हम एक दूसरे को डिक्लेयर करते हैं, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करता है। हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के एडवर्सेरियल रिलेशनशिप में है पाकिस्तान और इंडिया। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो? ये झूठ होगा ना फिर। और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क इंडिया को जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अमेरिका दे रहा हो, उसके साथ अपने डिफेंस की बड़ी बड़े पैक्ट्स कर रहा हो, आपके दरमियान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है, आपके दरमियान लीमोआ है, आपके दरमियान जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीमोआ है, उसके बाद तब कासा का मुआहदा है आपके दरमियान, आपने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसका मुआहदा किया है। अमेरिका जो है वो आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी लेना चाहता है। अमेरिका जो है वो आपकी बिड क्या आपको अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाए, वो भी करता है। आपके ऊपर काटसा की पाबंदियां भी नहीं लगाता, आपको यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में भी नहीं डालता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जाहिर है कि फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड, ये फॉर्मूला है ना, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड एंड फ्रेंड ऑफ एन एनिमी। जो ये पूरा आप इसको जब आप स्टडी करते हैं तो आपको समझ आती है कि पाकिस्तान और का जो ताल्लुक है अमेरिका के साथ वो इस वक्त ड्राइव हो रहा है, और उसका जो प्रिज्म है, जो उसका लेंस है, वो अमेरिका और चीन की लड़ाई और अमेरिका और इंडिया की दोस्ती के साथ है। तो ये मेरा ख्याल है हम उस फेज से गुजर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस महदूद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन फिलहाल यही है कि चीन और रूस के साथ रीजनल कंट्रीज भी हैं,
आपकी जमीन का कनेक्टिविटी जो है वो चाइना के साथ डायरेक्टली है और रूस के साथ थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, तो ये पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन है। अच्छा, आखिरी सवाल मीडिया से मुताल्लिक मैं करना चाहूंगा। हमारे यहाँ तो गोदी मीडिया बहुत आसानी से कहा जा चुका, और बहुत सा हमारा जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उससे बहुत से लोग नाराज हैं और सोशल मीडिया से ही खबरें देखना चाहते हैं। आपके यहाँ जो अभी जो पाबंदी लगी इमरान खान की रैली को कवर ना करने की, क्या पाकिस्तान में भी मीडिया को कंट्रोल करने की कोई ऐसी खामोश कोई कोशिश हो रही है? क्या आप चूंकि भारत को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत के मुकाबले में क्या पाकिस्तान में जर्नलिज्म बेहतर कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जर्नलिज्म तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम इंडिया से बेहतर करते हैं, और इंडिया का जो आपके यहाँ जर्नलिज्म है, तरीकाकार है, उससे तो बहुत बेहतर है। अ, और ये कोई मैं नो ऑफेंस इसमें मुंह मत लीजिएगा, मैंने आके आप लोगों का मीडिया भी देखा है, किस तरीके से काम करते हैं, आपकी स्क्रीन्स पे क्या कुछ चल रहा होता है। वो बाबा रामदेव का या अन्ना हजारे का या और कोई मामला आता है 8-8 दिन 10-10 दिन, आप डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से के एक तस्वीर के ऊपर जो है वो 8-8 दिन ट्रांसमिशन चला सकते हैं। तो वो जो हिस्टीरिया है, वो जो हिजान है, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बहुत रिलेटिवली जो है वो सुलझा हुआ मीडिया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो पाबंदियां हैं, ये पाबंदियां जाहिर है कि, और इस किस्म की गैग्स आप इन्हें कहें और टैक्टिक्स कहें, ये सब कुछ होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। कहीं पर थोड़े से उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, उसका अंदाज मुख्तलिफ होता है, टैक्टिक्स मुख्तलिफ होते हैं, ऑप्टिक्स मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से किया जाता है। काम जो है वो हो रहा है, लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमारे यहाँ हो रहा है। एक चैनल है ARY जिसके ऊपर पाबंदी लगी है, और ये मामला चलता रहता है। कभी ARY बंद होता है तो कभी जियो जो है वो मुशर्रफ के दौर में आपने देखा क्या होता रहा। फिर दरमियान में कभी ट्रांसमिशन जो है केबल से हटा दी। लेकिन अब लोगों के पास मौजूद है ना एक बड़ा ऑप्शन, वो गैजेट आपका मोबाइल फोन, उस पे आप देख लेते हैं कि कहाँ क्या हुआ, चला चले 2 घंटे देर से सही, लेकिन चल रहा है। मीडिया जो है वो अपना काम बड़े हद तक बड़े बेहतर तरीके से कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से बता दूं कि जब सैटरडे को इमरान खान की तकरीर हो रही थी तो ईसा नकवी साहब का चैनल था जो उसे लाइव दिखा रहा था। बाद में पता चला कि वो यूट्यूब ने भी उसको रोक दिया। सोशल मीडिया बहरहाल तकरीबन हर मुल्क में मजबूत हो रहा है, और कब तक चल पाएगा? हमारे यहाँ तो कुछ चैनलों पर पाबंदियां भी शुरू हो गई हैं, छोटे छोटे 5-7 चैनल, कभी 10 चैनल। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी चैनल को भी यहाँ ब्लॉक किया गया। तो ये हम लोग सभी महसूस कर सकते हैं। आपके यहाँ बेहतर जर्नलिज्म हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ बहुत जो कंपैरिजन में, हाँ, कंपैरिजन में, कंपैरिजन में और हमारे यहाँ ऐसे जो बेहतर नहीं हो रही, हम भी तंग हैं। आ, 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 बहुत से हमारे जर्नलिस्ट जो बहुत ही इस्टेब्लिश्ड थे, वो यूट्यूब पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अभी ताजा खबर यह है कि NDTV के शेयर्स अडानी ने काफी खरीद लिए हैं। हो सकता है रवीश कुमार भी बेचारे अपना जो काम कर रहे हैं अब तक, वो शायद आइंदा ना कर पाए। तो ये मीडिया की सूरत हाल ऐसी, डेमोक्रेसी में जब ऐसी मीडिया की हालत होती है तो वो मैं नहीं समझता कि किसी भी मुल्क के लिए अच्छी हो, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका में भी बहुत सी पाबंदियों के बारे में पता चलता रहता है एज ए जर्नलिस्ट। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खास तौर पर यह बताया कि पाकिस्तान को पुश किया गया है चाइना की तरफ, अमेरिका ने खुद उसे पुश किया है, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें US चाइना का टकराव और US भारत की दोस्ती का बहुत ही अहम रोल रहता है। और अब वो सूरत हाल नहीं है जो जिस तरह से पहले देखा जाता था कि अमेरिका में ही शायद फैसले होते थे, ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर महसूस किया जाता। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बहुत से मुल्कों की राजधानियों के फैसले, मैं तो मिडिल ईस्ट में तो इस हद तक देखता हूं कि लफ्ज भी नहीं बदलता फॉरेन मिनिस्ट्री के बयानात में, बिल्कुल एक जैसे बयानात आपको मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कैपिटल से मिलेंगे। ये बहरहाल एक इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मुसीबत कहिए या हमारे
बिके हुए लीडर्स की वजह से हम मुसीबत में हैं। ये बहरहाल एक बहुत ही डिबेट का मामला है, इस पर फिर कभी बात होगी। ईसा नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे जो देखने वाले हैं उनको इस्लामाबाद से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।